शुभ मध्याह्न। और क्लास स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग पाठ 5 में जो अभ्यास कार्य है वो समास का है। सबसे पहले ये जाने कि समास क्या है। सबसे पहले हम जाने कि समास क्या है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद एक हो जाए, मिलकर एक शब्द बन जाए, एक नवीन शब्द बन जाए, तब वह समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में संक्षेप में कहना, ये पेज नंबर देखो, पेज नंबर 60, 59, 60 होना चाहिए। 59, पेज 59 तुम लोग निकाल लो। तो समास क्या है? जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक हो जाए और एक नए शब्द का निर्माण करें तो उसे समास कहते हैं। समास को दूसरे शब्द में जब हम व्याख्या करें तो किसी भी बात को शब्द को संक्षेप में कहना समास कहलाता है। और भी यदि हम उसकी व्याख्या करें तो विभक्ति लुप्त पद को समास कहते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि विभक्ति का लोप हो जाता है तो वह समास होता है। जैसे हिंदी में, एक पहले तुम लोग समझो, हिंदी से ही समझाते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा का जल, यह है समास विग्रह, विग्रह किया हुआ, अलग अलग किया हुआ है। गंगा का जल, अब समास क्या हो गया? गंगा जल, ठीक है, उसमें का लोप हो गया और ये दो पद जो हैं गंगा और जल मिलकर के एक शब्द बन गए, गंगा जल। उसी तरह से पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का आलय, तो का हम लोप कर देते हैं, छोटा बना देते हैं, एक शब्द बना देते हैं, तो वो क्या हो गया? पुस्तकालय। अब इसको हम संस्कृत में कैसे बोले? गंगायाः जलम, ये फिर शुरू हो गया, किसी की आवाज आ रही। गंगायाः जलम, गंगा का जल, इसमें षष्ठी विभक्ति है। गंगायाः जलम, गंगा जलम, गंगाया में यहाँ पर लोप हो गया। किसका लोप हो गया? विभक्ति का लोप हो गया, तो वह हो गया गंगा जलम, गंगायाः जलम, गंगा जलम। उसी तरह से हिमानाम आलयः, हिमालय, हिमानाम आलयः, हिमालय, हिमों का आलय अर्थात बर्फ, हिम का जो पहाड़ है, पर्वत है, उसे हिमालय कहते हैं। उसी तरह से देवानाम आलयः, देवालय। तो अब हम देखेंगे कि समास मुख्यतः 4 होते हैं: अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, ये 4 समास हैं। लेकिन अभी तुम्हें 2 समास पढ़ने हैं इस सत्र में, वे हैं तत्पुरुष और द्वंद्व समास। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसे समाप्त ही कर दें। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, सबसे पहले हम जानेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नहीं, सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास जानेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में सबसे पहले अच्छा हो कि तुम लोग कॉपी निकाल लो। कॉपी निकाल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि समास की परिभाषा, समास की परिभाषा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को
समास कहते हैं। इनके मिलने से एक नवीन शब्द बन जाता है। इनके मिलने से एक नवीन का अर्थ क्या है बताओ? नवीन पद, नया नवीन पद बन जाता है। समास का एक सामान्य उदाहरण हम देते हैं। अभी बताए गंगायाः जलम। गंगायाः जलम, यहाँ विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी। ये षष्ठी इसमें गंगा शब्द लता के समान चलेगा। गंगायाः जलम, तो शब्द क्या बन जाएगा बताओ? इसके जब हम विभक्ति का लोप करेंगे तो कौन सा समास क्या बनेगा बताओ? कोई बताओ पीयूष? ये तो शब्द है विग्रह है। गंगा जलम, गंगा जल क्या? गंगा संस्कृत में गंगा जलम, ठीक है। इसमें विभक्ति का लोप हो गया, इसका षष्ठी विभक्ति लुप्त हो गया और मूल शब्द हो गया गंगा जलम। इसे कहते हैं समास विग्रह। इसे कहते हैं समास विग्रह, और इसे कहते हैं समास या समस्त पद। इसे समास कहते हैं या समस्त पद कहते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में, जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। धन से हीन, धनहीन, तो ये सब पद है समास। अब हम पढ़े तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसे मिटा देती हूँ। आप लोगों ने लिखा नहीं नहीं, ये जलम शब्द एक वचन, प्रथमा एक जलम तो एक ही वचन में चलेगा। जलम, जलम शब्द नपुंसक लिंग है, द्वितीय, ये द्वितीय नहीं है, ये नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे फलम नपुंसक लिंग शब्द है। गंगा जलम, ठीक है। अब तुमको समझ में आ जाएगा। एक और उदाहरण देते हैं तब तुमको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रस्य पति क्या हो जाएगा बताओ? राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति, पति है क्या हो जाएगा समस्त पद? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। अब हम इसे संक्षेप में कहना समास है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद एक पद बन जाता है तो वह समास कहलाता है। समास समझने में कोई परेशानी नहीं है। मुख्यतः चार समास हैं: तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि। अब हम सबसे पहले पढ़े तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर बाद वाला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, देखो तत्पुरुष, त आधा त हल है ये। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब जो है इसमें 6 तत्पुरुष समास हो जाते हैं। 6 तत्पुरुष समास होते हैं। 6 समझाने के लिए बोल रहे हैं कि 6 तत्पुरुष समास होते हैं। द्वितीया,
तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। अब जिसका प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में हो विग्रह करते समय, ठीक है, जिसका प्रथम पद द्वितीय विभक्ति हो वह हो गया द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हम लिख नहीं रहे, वह हो गया द्वितीय तत्पुरुष। जिसका प्रथम पद द्वितीय विभक्ति हो में हो उस वह द्वितीय तत्पुरुष समास है। जैसे कृष्णम, कृष्णम श्रितः, कृष्ण पर आश्रित, यहाँ द्वितीय विभक्ति है कृष्णम, कृष्णम श्रितः क्या हो जाएगा, कृष्ण श्रितः, श्रितः। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का लोप हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ ये द्वितीय विभक्ति में है कृष्णम, कृष्ण श्रितः, कृष्ण पर आश्रित। ग्राम, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ, यहाँ ये द्वितीय विभक्ति। ग्रामम, ग्रामम गतः क्या हो जाएगा, बताओ, तुम बताओ समस्त पर। यहाँ समस्त पर क्या होगा, ग्राम गतः, ग्राम गतः, ये हो गया तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। जब कृष्ण गतः है प्रथमा विभक्ति एक वचन, अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, गम प्लस अक्त गतः, अक्त प्रत्यय कर्मवाच्य में प्रयोग होता है और इसमें तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। गतः, गता, गतम। गता शब्द बालक के समान चले, गांव को गया हुआ ये प्रथमा विभक्ति में है एक वचन और अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। हाँ हाँ, देखो ये बता रहे तुमको कि जिसका प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में हो, ठीक है, वो द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। ये हो गया विग्रह, ये विग्रह है। मूल शब्द ये हो गया कृष्ण श्रितः, इसका मूल शब्द तुम लिख दोगी कृष्ण, मूल शब्द है कृष्ण, इसमें कोई विभक्ति नहीं लगेगी। यहाँ कृष्ण शब्द जब हम विग्रह कर ले, जब हम समस्त पद बनाएंगे, ये तो समास हो गया, ये समास और ये विग्रह। जब हम मूल शब्द, जब हम समास बनाएंगे तो यहाँ विभक्ति का लोप हो गया। देखो ये मूल शब्द आ गया कृष्ण श्रितः, कृष्ण पर आश्रित। ग्रामम गतः, ग्राम गतः। ठीक है, यहाँ भी देखो मूल शब्द ही रह गया, इसमें कोई विभक्ति नहीं है और यहाँ पर दोनों में द्वितीय विभक्ति है, इधर तो दोनों में प्रथमा विभक्ति है। इसका नहीं तुमको ध्यान देना है। ग्राम गतः, गांव को गया हुआ। अब हम तृतीय तत्पुरुष पर आए, समझ गए तुमको। अच्छा, विग्रह तो समझने के लिए एग्जाम में तुमको आ जाएगा कृष्ण श्रितः कौन सा समास है, तुम क्या लिखोगे, कृष्ण श्रितः कौन सा समास है, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। यहाँ तुमको द्वितीय भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये द्वितीय भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ तुम लिखोगे तत्पुरुष समास। ये तुम लोग को समझाने के लिए मैं इस तरह से बता रही हूँ, एक नियम से, प्रोसेस से, प्रोसीजर होता है पढ़ाई का, प्रक्रिया होती है, उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। अब देखो इसको मिटा रहे हैं। जिसका प्रथम पद तृतीय विभक्ति में हो वह तृतीय तत्पुरुष है। ठीक है, जिसका प्रथम पद तृतीय विभक्ति में, हीन में तृतीय विभक्ति लगती है, प्रथम पद तृतीय,
ठीक है। प्रथम पद तृतीया विभक्ति हो वो तृतीया तत्पुरुष, जैसे धनेन हीन, धनेन हीन, हीन ऊन कम इत्यादि में तृतीया विभक्ति तृतीया तत्पुरुष हो जाता है। धनेन हीन मूल शब्द क्या हो जाएगा बताओ, इसका समस्त पद क्या बनेगा? धनेन धन हीन, वेरी गुड, धन हीन, धन से हीन, हाँ ठीक है। हाँ ये क्या समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास। एक होता है सदृश में भी तृतीया विभक्ति, उसके जैसा सदृश में भी तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे माता शब्द, मात्रा तृतीया विभक्ति, मात्रा सदृश, माता के समान, मात्रा सदृश, मूल शब्द हो गया मातृ सदृश, माता के समान, मात्रा सदृश, मातृ सदृश, माता के समान, यहाँ ये तृतीया विभक्ति लगी। माता मात्र मात्र मात्रम मात्र मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृभी, तो तृतीया भी, तो ये क्या हो गया? तृतीया तत्पुरुष। मात्रा सदृश मातृ, हाँ बोलो। हाँ ये सब प्रथमा विभक्ति, हाँ ये तो सही बात है, ये प्रथमा विभक्ति में है। सदृश इस, तो अब देखो, हाँ ये प्रथमा विभक्ति है। माता के समान, मातृ सदृश, पुल्लिंग, ये पुल्लिंग शब्द है। धनहीन पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग हो गया, ये भी अकारांत पुल्लिंग पुल्लिंग हो गया। अब यहाँ मात्रा सदृश, मातृ सदृश, अब देखो माता के समान, अब जो है ये तो सदृश अव्यय हो गया ना। अब खैर इसके, अभी इसके बारे में ध्यान दो, ये प्रथम इसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी पहला पद चतुर्थी विभक्ति में होगा, पहला पद चतुर्थी विभक्ति में होगा, प्रथम पद चतुर्थी, जैसे भूताय बलि, भूताय बलि क्या हो जाएगा बोलो, इसका क्या समास बनेगा? आ भूत बलि, भूत बलि, भूत बलि, भूत के लिए बलि, भूत बलि, यह चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, आगे हम लोग देखें और भी चतुर्थी विभक्ति का एक और देख ले। भूताय बलि, भूत बलि, भूतेभ्य बलि, भूत बलि। ठीक है, पंचमी में हम लोग आते हैं, पंचमी विभक्ति, जिसका प्रथम पद पंचमी विभक्ति में हो, पंचमी। ठीक है, वृक्षात् पतितः, वृक्षात् पतितः, ये पंचमी विभक्ति में है। देखो अब यहाँ क्या शब्द बन जाएगा, कौन सा समस्त पद बनेगा? वेरी गुड, वृक्ष पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। अब यहाँ पे तुमको पूछेगा कि वृक्ष पतितः कौन सा समास है, तो तुम क्या बोलोगे? वृक्ष, हाँ पंचमी तत्पुरुष, तत्पुरुष भी बोलोगे तो चल जाएगा, पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, हाँ वृक्ष पतितः। ठीक है, अभी हम इतना ही, एक एक उदाहरण ही दे रहे हैं। अब फिर आ जाए हम
जिसका प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में हो। अभी बता चुके हैं बहुत सारा। षष्ठी विभक्ति बताओ, अभी बताए ना। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। देखो, तो वृक्ष पतिता तुमको मैंने कहा ना कि तुमको विभक्ति नहीं बताना है, सिर्फ देख के समझ जाओगे कि यह तत्पुरुष समास है। अर्थ समझ जाओ, वृक्ष से गिरा हुआ, वृक्ष अर्थ से समझो, वृक्ष से गिरा हुआ वृक्ष पतिता। तुमको विग्रह भी नहीं लिखना है, क्लास 8 में तो विग्रह भी नहीं लिखना है, सिर्फ 4-5 शब्द दिए रहेंगे या 6 शब्द दिए रहेंगे। तुमको यह बताना होगा यह कौन सा समास है, और तुम बहुत आसानी से समझ जाओगी कि यह कौन सा समास है। आगे जब तुम विभिन्न समासों को पढ़ोगी तो तुमको इसको समझने में बहुत आसानी है। वृक्ष पतिता यह देख करके तुमको समझ में आ रहा है कि यह तत्पुरुष समास है। अब देखो, हम षष्ठी विभक्ति वाला लिखते हैं, कई तो लिख देते हैं। सभायाम पति, सभायाम पति या षष्ठी विभक्ति। सभायाम पति क्या हो जाएगा? सभायाम पति, ये षष्ठी विभक्ति। सभापति, 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 सभापति यहाँ षष्ठी है। ठीक है। राज्य पुत्र, राजा का पुत्र, राज्य षष्ठी है ये, पुत्र, इसका समस्त पद क्या बनेगा? राजपुत्र। ये बहुत आता है। राजपुत्र कौन सा समास है? ये बहुत आता है। राजपुत्र तत्पुरुष, षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास। राज्ञ पुत्र, राजपुत्र, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, देवा नाम आलय, देवालय। ठीक है। विद्या नाम आलय, विद्यालय, सब में षष्ठी है। अब हम सप्तमी पर आ जाए। सप्तमी जिसका प्रथम पद षष्ठी सप्तमी में हो, वह सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। प्रथम पद सप्तमी। अधिकतर जो कुशल, दक्ष, निपुण इत्यादि में तत्पुरुष समास सप्तमी तत्पुरुष होता है। जैसे शास्त्रे निपुण, शास्त्रे निपुण क्या हो जाएगा? बताओ। शास्त्र में निपुण, शास्त्र निपुण, शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, शास्त्र निपुण। ठीक है, ये दोनों मिला दोगी, ये एक पद। ठीक है। कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष, बहुत कुशल, कार्य में दक्ष क्या हो जाएगा? अब इसका क्या बनेगा? कार्य दक्ष, कार्य दक्ष, ये क्या है? सप्तमी है, ये भी सप्तमी है। जब हम इसका एक पद बनाएंगे तो सप्तमी का लोप हो गया, कार्य दक्ष। ठीक है। ये समझ गए? तब सप्तमी तक ही है, तत्पुरुष में सप्तमी तक ही है। इसका हम तत्पुरुष समास का हम उदाहरण पढ़े, पृष्ठ संख्या 60। पृष्ठ संख्या 60 पर देखो। जना नाम समूह, जन समूह, जनों का समूह। शरणम आगत, शरणागत, शरण में आया हुआ। गृहम गत, घर को गया हुआ, गृहगत। जनक आश्रित, जनक आश्रित।
जनक पर आश्रित, वाचा कलह, कलह, वाक कलह, वाणी का से कलह, वाक कलह, विद्याहीन, विद्याहीन, विद्या से हीन, बालाय इदम, बालार्थम, बालक के लिए, स्वर्णस्य आभूषणम, स्वर्णाभूषणम, देवस्य मंदिरम, देव मंदिरम, बालानां श्रेष्ठ, बाल श्रेष्ठ, कार्येषु निपुण, कार्य निपुण, आतपे शुष्क, आतप शुष्क, ज्ञानाय इदं, ज्ञानार्थम, भयात् त्रस्त, भय त्रस्त, बालानां सभा, बाल सभा, सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ा हुआ, वृक्षारूढ़, मात्रा सदृश, मातृ सदृश, नखे भिन्न, नख भिन्न, पाठायशाला, पाठशाला, अश्वात् पतित, अश्वपतित, सुखस्य अनुभूति, सुखानुभूति, देशस्य सेवा, देश सेवा, देवानाम ईशः, देवेशः, न्याये कुशल, न्याय कुशल, धनाय लोभ, धन लोभ, सिंहात् भयम, सिंह भयम, रोगात् मुक्त, रोग मुक्त। तो अब ये तत्पुरुष समास हो गया। अब हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास, हाँ, इदम यहाँ दिया हुआ है। ज्ञानाय अर्थम भी हो सकता है, लेकिन इदम दिया है। ज्ञानाय अर्थम, ज्ञानार्थम, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें जरा, इदम दिया हुआ है, लेकिन इसका जब विग्रह करके समस्त पद जब हम करेंगे तो ज्ञानार्थम हो जाएगा। अब हम देखें द्वंद्व समास, इसको हम कंप्लीट ही कर दें। द्वंद्व समास को बहुत आसान है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, वृक्ष पतित, वृक्षात पतित, वृक्ष पतित, वृक्ष मूल शब्द वृक्ष है। कहाँ पर लिखा हुआ है? पेज नंबर, राइट। हाँ, तो वृक्ष को चढ़ा हुआ, ये द्वितीय तत्पुरुष है। विग्रह देखो ना, वृक्षारूढ़, आरूढ़ इसमें लग गया। वृक्ष मूल शब्द है और आरूढ़, ठीक है, इसमें संधि हो गई। वृक्ष का और आरूढ़ का आ मिलके क्या हो जाएगा बताओ? वृक्षारूढ़ हो जाएगा, स्वर संधि हो गई। अब हम द्वंद्व समास देखें। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास देखो कैसे लिखा गया है। द व संयुक्त और द व संयुक्त। बच्चे क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, देखो ये द व संयुक्त था, द व यहाँ पर लिख देते हैं, दू लिख देते हैं। देखो ये गलत है, द्वंद्व समास नहीं होता है, द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है और उसमें च का अर्थ छिपा होता है। जैसे हिंदी में बताए माता और पिता, माता पिता। संस्कृत में और का संस्कृत क्या होता है? च। और इसमें जब विग्रह करते हैं तो प्रत्येक शब्द के बाद च लगाते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान। और क्या विशेषता है इसकी? इसमें च का अर्थ छिपा होता है और दो से अधिक पद हो सकते हैं, दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, अधिक पद भी हो सकते हैं, ठीक है। और प्रायः द्विवचन में होता है। प्रायः किस वचन में होता है बताओ? द्विवचन में होता है, द्विवचन में होता है। द्विवचन यानी कि संस्कृत में बहुवचन होता है,
संस्कृत में एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं। तो यह प्रायः द्विवचन में होता है जब 2 पद होते हैं, और जब 2 पद नहीं होते हैं तो बहुवचन में होता है। ठीक है, प्रायः द्विवचन में होता है। अब देखो, माता च पिता च, क्या हो जाएगा समास? माता पितरौ, माता पितरौ, देखो द्विवचन में हो गया। देखो आ नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर 3 है, 3 से अधिक है तो वो बहुवचन में होंगे। ठीक है, माता च पिता च, लेकिन प्रत्येक, जब हम विग्रह करते हैं तो प्रत्येक पद के बाद च लगाते हैं। माता पितरो, देखो राम च लक्ष्मण च, क्या हो जाएगा? राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो। ठीक है, राम और लक्ष्मण द्विवचन में हो गया, ये द्विवचन है। तो तुम तो साफ समझ जाओगे कि ये कौन सा समास है, द्विवचन में दिख रहा है। इसमें दोनों पद प्रधान है, एक ही समान पद है दोनों, एक तरह के पद है, माता है पिता है, एक तरह के पद है ना। राम और लक्ष्मण एक तरह के, एक ही समूह के हैं ये पद। ठीक है, और जो जैसे कि जिस लिंग का है उसी का वचन भी हो गया। स्त्रीलिंग हमेशा पहले आ जाता है, घी संगत स्त्रीलिंग प्रायः पहले ही रहता है। जैसे सीता च राम च, सीता च राम च, सीता च राम च क्या हो जाएगा बताओ? सीता राम, सीता राम। ठीक है, सीता राम। अब उसके बाद हम देखें, मान लो कि यहाँ तो स्त्रीलिंग है तो हम इसको स्त्रीलिंग पहले कर दिए तो ये पुल्लिंग में हो गया, राम रामौ द्विवचन। मान लो दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग है, तब कैसे होगा? सीता च रमा च, सीता च रमा च। अब बताओ इसका क्या समास हो जाएगा? सीता रमे, सीता रमे, रमा रमे द्विवचन स्त्रीलिंग, रमा रमे रमा, सीता रमे, ये द्विवचन स्त्रीलिंग हो गया। समझ गए? सीता और रमा दोनों ही स्त्रीलिंग है, सीता और रमा दोनों ही स्त्रीलिंग है, तो सीता रमे ये स्त्रीलिंग में हो गया, प्रथमा विभक्ति द्विवचन सीता रमे। उसी तरह से जब हम नपुंसक लिंग लगाएंगे तो कैसे होगा? वो भी इसी तरह से हो जाएगा, सुखम च, सुखम च दुखम च, क्या होगा बोलो? वेरी गुड, सुख दुखे, सुख दुखे एक समान का शब्द है ना, सुख दुख। ठीक, समझ में आया? अब बहुत बहुत सारे शब्द जब एक साथ हैं, देखो एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, पृष्ठ संख्या 61 में देखो, ग्रीष्म च वसंत च शिशिरः च, तो क्या हो जाएगा? ग्रीष्म वसंत शिशिराः, शिशिरा ये बहुवचन है ना, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, जब यहाँ पर कर रहा है, एक और है, कंदम च मूलम च फलम च, कंद मूल फलानी। इस, क्योंकि ये तीनों ही नपुंसक लिंग है, तो कंदम च मूलम च फलम च कंद मूल फलानी। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ, ये बहुवचन है, पुल्लिंग है,
ये पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में ग्रीष्म च वसंत च शिशिरा च, ग्रीष्म वसंत शिशिरा। अब समझ में आया द्वंद्व समास? नहीं, शिशिरे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुवचन है। शिशिरः शिशिरौ शिशिराः, पुल्लिंग बहुवचन।